हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फेनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी ईथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसके बाद के जो भी टॉपिक है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में जो भी टॉपिक हम लोग को रह गए थे, तो उसको हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि मेनली सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस आर देयर। जो भी ईथर का हम लोग कोई किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें मेनली क्या होंगे? तो उसमें हम लोग को जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं और सब्स्टिट्यूशन होते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए वीक पोलर बॉन्ड। हम लोगों ने पहले भी ये देखा था कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो एक पोलर बॉन्ड होता है, किंतु वो वीक पोलर बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। और एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग होते थे। देयरफॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट फेवरेबल हेयर। Thus, ethers are less reactive compounds compared to alcohol. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा था कि जो एल्कोहल होते हैं तो एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड होते हैं वो पोलर होते हैं, किंतु वो स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड होते हैं। और ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो भी पोलर होते हैं, किंतु वो वीक पोलर बॉन्ड होते हैं। और जब भी ईथर में वीक पोलर बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? जब भी वीक पोलर बॉन्ड होंगे तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ठीक से नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो तो वहीं पे वो अटैक करता है, किंतु यहाँ पर वीक पोलर बॉन्ड है, पोलरिटी बहुत ही कम है। तो इस कारण से यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अच्छी तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा। और इसी कारण से जो ईथर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एज ए रिएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, किंतु जो ईथर होते हैं वो क्या होते हैं? वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं विथ कंपेयर टू एल्कोहल। तो इसको भी हम लोग नोट करेंगे। और देखिए, बॉन्ड की चर्चा किसके बारे में हो रही थी? तो ये है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड, और ये भी है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड। और ये जो पोलर बॉन्ड है ये एक वीक पोलर बॉन्ड है। यहाँ पर पोलरिटी इसका वीक है, ये वीक पोलर बॉन्ड है। तो इस कारण से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिसको आप लोग स्टार मार्क के रूप में नोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डज दैट मीन ईथर्स आर कंप्लीटली अनरिएक्टिव? मतलब आप लोग कभी ये भी सोचते हो कि जो ईथर होते हैं वो कंप्लीटली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब ईथर रिएक्शन ही नहीं करता है? ऐसी बात नहीं है। नो, ethers can be reactive under drastic reaction conditions, that is high temperature and high concentration due to cleavage of the CO bond. देखिए, जो ethers होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं किंतु वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ethers किन कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो देखिए, ethers को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ हार्ड कंडीशन चाहिए, वो ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन चाहिए। वो ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन क्या है? इसका मतलब हम लोग को कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए जिसमें क्या होंगे? हाई टेम्परेचर हम लोग को रहेंगे। अगर हाई टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर पाएंगे तो ईथर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। और एक बात की और ध्यान रखनी है, जो कंसंट्रेशन होंगे वो भी हम लोग को हाई रहने चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन। जब भी कंसंट्रेशन हाई रहेंगे और टेम्परेचर भी हाई रहेंगे तो इससे हमारा ईथर में रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये रिएक्शन कैसे होंगे? क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो तो वीक पोलर बॉन्ड है, किंतु जब भी यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेंगे, देखिए, जब भी यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेंगे और कंसंट्रेशन भी हाई रहेंगे
कंसंट्रेशन भी हाई रहेंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो वीक पोलर बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और हमारा ईथर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो ऐसे हम लोग ईथर को रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ईथर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से? ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए ईथर जो है वो जनरली दो तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट तरीका क्या है? जो फर्स्ट तरीका होंगे वो होंगे ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जो भी ईथर में CO बॉन्ड होते हैं, जैसे देखिए एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड होते हैं, तो ईथर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तब करेगा जब ये CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, इसका क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही ईथर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यही दो मेथड से जो ईथर है वो जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो अब हम लोग दोनों मेथड को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या देखेंगे? तो फर्स्ट मेथड में हम लोग देखेंगे ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और उससे जो भी रिएक्शन प्रोसीड होंगे तो हम लोग उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरह से देखेंगे कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट्स जो होंगे वो हाईलाइट होंगे, HX होंगे और यहाँ पर हाई टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए जब भी ईथर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसका मेन जो रीजन होगा क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण ईथर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? तो इससे देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो ईथर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। वो क्या होंगे? अल्काइल हैलाइड बनेंगे। जैसे देखिए कोई भी ईथर्स अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ड्यू टू CO बॉन्ड का क्लीवेजिंग, CO बॉन्ड के ब्रेकिंग से, तो हम लोग को क्या मिलेंगे? तो हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिलेंगे। हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिलेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या यूज करेंगे? तो हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे वो HX होगा। क्या होगा? वो HX होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो HX होगा ये एक्सेस अमाउंट में रहेगा, हम लोग के पास सफिशिएंट अमाउंट में रहने चाहिए। और क्या होंगे? टेम्परेचर भी हाई होने चाहिए। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी ये डिस्कस किया कि हम लोगों को कंसंट्रेशन हाई चाहिए। कंसंट्रेशन हाई चाहिए इसलिए HX हम लोग को एक्सेस में चाहिए। ये जो आप लोग HX देख रहे हो ये हम लोग को एक्सेस में चाहिए और टेम्परेचर तो हम लोग को हाई चाहिए ही। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं? ये क्या है? ये ईथर है और ईथर की रिएक्शन जब भी हम लोग HX से कराएंगे और यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा। टेम्परेचर हम लोग को हाई देना पड़ेगा तो क्या होंगे? अल्काइल हैलाइड बनेंगे, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेंगे और हम लोग को वाटर भी मिलेंगे। तो देखिए ईथर का रिएक्शन जब भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। तो इस तरह के रिएक्शन का हम लोग कुछ शॉर्टकट भी देखेंगे कि इस रिएक्शन को याद करने का कुछ शॉर्टकट भी है क्या? क्योंकि जो शॉर्टकट होते हैं वो हम लोग को एग्जाम में काफी काम आते हैं और हम लोग को रिएक्शन को याद करने भी काफी हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए शॉर्टकट वन, शॉर्टकट नंबर वन, इसमें क्या देखेंगे कि ROR on the reaction with HX form the remaining part left is alcohol, that is ROH, but alcohols are more reactive than ether, so alcohol that is ROH reacts again with HX and form RX। देखिए जब भी हम लोग ईथर का रिएक्शन HX से करवाएंगे, ये क्या है? ये ईथर है। ईथर का रिएक्शन जब भी हम लोग HX से करवाएंगे तो क्या होगा? ईथर और HX रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और एल्कोहल भी बनाएंगे। पहले तो अल्काइल हैलाइड बनेंगे और एल्कोहल भी बनाएंगे। और आप सब लोग जानते हो कि जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एल्कोहल जब भी रिएक्टिव होंगे तो वो क्या करेंगे? वो HX से फिर से रिएक्शन कर लेंगे और वो भी अल्काइल हैलाइड बना लेंगे। जैसे देखिए ये क्या है? ये ईथर है
और ईथर HX से रिएक्शन किया, HX से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिले और एल्कोहल मिले। तो ये अल्कोहल क्या करेगा, हम लोग के पास तो HX है, जो HX है ये तो एक्सेस अमाउंट में है, HX तो हम लोग के पास एक्सेस अमाउंट में है, तो एल्कोहल क्या करेगा कि HX से फिर से रिएक्शन कर लेगा और एल्काइल हैलाइड बना देगा। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, हम लोग को फाइनली रिजल्ट अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। तो इसके शॉर्टकट को बारे में हम लोग को देखना था कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है। इसका शॉर्टकट होगा तो हम लोग ईथर से एक अल्काइल ग्रुप को लेंगे और HX से X को लेंगे और ऐसा मानेंगे कि ये दोनों आपस में प्यार कर लिए और उड़ गए, प्यार कर लिए और उड़ गए और क्या हो गए, ये हो गए अल्काइल हैलाइड। ये दोनों प्यार कर लिए और अल्काइल हैलाइड बन गए और हम लोग के पास क्या बच गए, ROH, हम लोग के पास अब अल्कोहल बच रहे हैं। अल्कोहल तो बच रहे हैं तो फिर क्या होगा, अल्कोहल बच रहे हैं तो ये भी बात को ध्यान में रखना है कि अभी HX है, तो HX अभी एक्सेस अमाउंट में है तो क्या करेगा, फिर से प्यार होगा, फिर से दोबारा प्यार होगा। किसमें किसमें प्यार होगा, तो अल्काइल ग्रुप में और एक्स, ये दोनों में प्यार हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे और क्या होगा, वाटर, वाटर हम लोग को इस तरह से मिल जाएंगे। तो देखिए ये इस रिएक्शन को याद करने का शॉर्टकट यही है, यही शॉर्टकट से हम लोग इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। और हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक ईथर है और ईथर की रिएक्शन हम लोग HI से कराएं, हम लोग HI से कराएं और इस बात की ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हम लोग को हाई रखना है और जो HI रहेंगे ये भी एक्सेस अमाउंट में रहेंगे, हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट में रहने चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्यार प्यार खेल होगा, तो यहाँ पर भी प्यार प्यार का मैच होगा, जिसमें क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का जो आयोडीन है, आयोडीन से प्यार होगा और ये दोनों उड़ जाएंगे, उड़ जाने के बाद क्या होगा, हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, मिथाइल हैलाइड हम लोग को मिल जाएंगे, मिथाइल हैलाइड बनेंगे और यहाँ पर एल्कोहल बच जाएंगे। एल्कोहल बच गए तो इससे भी पंगा है, क्या पंगा है कि अभी HI और बच रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले HI को बहुत एक्सेस अमाउंट में लिया था, तो यहाँ पर भी प्यार मोहब्बत वाला खेल होगा। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है कौन है, इथाइल है, तो इथाइल का मोहब्बत होगा आयोडीन से और ये दोनों फिर उड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड बन गए, अल्काइल हैलाइड हम लोग को बन गए और इसके साथ ही साथ हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को वाटर भी मिलेंगे। तो देखिए इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक यही है, इथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन ग्रुप से प्यार होगा और दोनों मिलकर अल्काइल हैलाइड बना लेंगे और उड़ जाएंगे और उसके बाद जो एल्कोहल बचेंगे उनका भी मोहब्बत होगा हाइड्रोजन ग्रुप से और वो भी अल्काइल हैलाइड बना लेंगे और उड़ जाएंगे और इस तरह से हम लोग को फाइनली क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए ये हम लोग के पास ईथर, ईथर रिएक्ट्स विथ HI एंड फॉर्म्स CH3CH2I and CH3OH. This CH3OH again reacts with HI forming CH3HI। देखिए इसी बात को हमने बताया है कि जो भी हम लोग के पास ईथर रहेंगे, ये ईथर है तो ईथर HI से रिएक्ट किए और इथाइल हैलाइड बना लिए, इथाइल हैलाइड बना लिए और मिथेनॉल भी अभी बच रहे हैं, तो मिथेनॉल का भी आयोडीन से मोहब्बत होगा और ये भी अल्काइल हैलाइड बना लेंगे। ये क्या हो गए, मिथाइल हैलाइड बना लिए और इस तरह से हम लोग को हैलाइड मिल गए। क्या क्या मिले, मिथाइल हैलाइड मिले और इथाइल हैलाइड मिले। तो इस तरह से आप लोग इस रिएक्शन को याद कर सकते हो, इसका यही शॉर्ट ट्रिक है। तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट करते चलेंगे।
तो इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म भी देखते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप है? तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ईथर का प्रोटोनेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होंगे? थर्ड स्टेप में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एच होंगे। थर्ड स्टेप में क्या होंगे? जो भी वो फिर से एच से रिएक्शन करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे और अब हम लोग सारे स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे कि सारे स्टेप्स किस तरह से होते हैं। तो देखिए, अब हम लोग स्टेप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होते हैं? तो स्टेप नंबर 1 में प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होते हैं। स्टेप नंबर 1 में ईथर का प्रोटोनेशन होगा। तो इसमें क्या होंगे? इन द फर्स्ट स्टेप इथाइल मिथाइल ईथर कंटेन्स न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑक्सीजन है। व्हिच गेट्स प्रोटोनेटेड बाय एच एंड फॉर्म्स द ऑक्सोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप में जो भी ईथर होंगे उनका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन कौन कराएगा? वहां पर जो ऑक्सीजन होते हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं और जो एच आएंगे वो उनको प्रोटोनेट कर देंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्सोनियम आयन बना देंगे। ऑक्सोनियम आयन बना देंगे। वो कैसे होता है? देखिए, ये है ईथर, ये है ईथर। तो ईथर के पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। तो ये एच के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? आई बाहर निकलेगा और इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका प्रोटोनेशन हो गया, ये ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? यही ऑक्सोनियम आयन है। तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेंगे? तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन मिलेंगे। हम लोग को ऑक्सोनियम आयन मिल गए। ईथर का प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन किसने करवाया? तो एच ने इसका प्रोटोनेशन करवा दिया और हम लोग को ऑक्सोनियम आयन मिल गए। तो इसके बाद क्या होंगे? तो इसके बाद होंगे स्टेप 2। इसके बाद होंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होंगे? तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जो भी ऑक्सोनियम आयन हम लोग को मिले हैं तो उसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, हमला करेगा। दिस स्टेप फॉलोज द SN2। तो हमला किसमें होता है? अटैक किसमें होता है? आप लोग जानते हो कि SN2 मैकेनिज्म में होता है। SN2 मैकेनिज्म में बैक अटैक होता है और इसमें ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट 1 स्टेप में होते हैं। जो SN2 मैकेनिज्म है वो 1 स्टेप रिएक्शन होते हैं, 1 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं। तो ये क्या करेंगे? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। सिंस दिस इज ए SN2 स्टेप, आयोडीन अटैक्स द लेस बल्की ग्रुप। आयोडीन यहाँ पर चला के निकलेगा। आयोडीन यहाँ पर चला क्या चला के करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लेस बल के ग्रुप रहेंगे उसी के ऊपर ये अटैक करता है, क्योंकि ये बैक अटैक मारता है। ऑफ द इथाइल मिथाइल ईथर द ट्रांजिशन स्टेट अराउंड द कार्बन एटम फॉर्म्स। और इसके कारण से ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। द मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन स्टेप। तो देखिए इसमें क्या होंगे? हम लोग के पास क्या है? ये ईथर है। तो ईथर के ये क्या है? ऑक्सोनियम आयन है, ये प्रोटोनेटेड ईथर है। ये प्रोटोनेटेड ईथर है, ऑक्सोनियम आयन है। तो इसके ऊपर क्या करेगा? आयोडीन यहाँ पर बैक अटैक मारेगा। बैक अटैक किसके ऊपर मारेगा? तो यहाँ पर जो लेस बल्कि ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जो बल्कि रहेंगे वो उनको आयोडीन को मारकर वही हटा देंगे, वो अटैक नहीं करने देंगे। तो आयोडीन किसके पास जाएगा? ये बाहुबली के पास नहीं जाएगा, ये बाहुबली छोटा बाहुबली के पास जाएगा। जो छोटे हैं, तो छोटे आदमी के पास ये अटैक मारता है, बड़े आदमी के पास अटैक नहीं मारता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लेस बल के ग्रुप कौन है? यहाँ पर लेस बल के ग्रुप कौन है? तो यहाँ देखिए इस तरह से यह है CH3। ये क्या है? CH3OH और CH2। और ये है CH3। तो देखिए जो आयोडीन आयन है, आयोडीन आयन
आयोडीन आयन अगर इधर अटैक करना चाहेगा, इधर अटैक करना चाहेगा, तो ये सारे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगेगा, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा तो आयोडीन को अटैक करने में नहीं बनेगा। इधर भीड़ भाड़ ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इधर देखो भीड़ कम है, ये क्या है, ये लेस बल्कि है, और इधर वाले मोर बल्कि है, ये सब मोर बल्कि है, सब बाहुबली है, मोटा आदमी है, और इधर वाले कौन है, इधर वाले छोटे आदमी है, ये लेस बल्कि है। तो इसलिए आयोडीन का अटैक यहाँ पर होगा, CH3 के ऊपर आयोडीन का अटैक होगा। कहाँ होगा, तो CH3 के ऊपर होगा। तो आयोडीन यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक कर कर क्या करेगा, जब भी अटैक करेगा तो पहले तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। जैसे देखिए इसमें क्या बताए गए हैं, आयोडीन अटैक्स द लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप ऑफ द इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि ये लेस बल्कि ग्रुप है। द ट्रांजिशन स्टेट अराउंड द कार्बन एटम फॉर्म्स, और ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के अराउंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होंगे, उसमें क्या होंगे, तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होंगे, देखिए द मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, तो ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हो रहा है क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ कार्बन के ऊपर आप लोग क्या देख रहे हो, इस कार्बन के ऊपर आप लोग क्या देख रहे हो, देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन को क्या बताया जा रहा है, ये ये कार्बन को यहाँ पर देखेंगे, ये कार्बन है, तो ये तो CH3 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और क्या है, ये एक ऑक्सीजन से भी जुड़ा है और ये आयोडीन से भी जुड़ा है। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पर 5 हो गया, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर तो 5 हो गया, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो 5 कैसे हो गया, तो ये रियल में 5 नहीं है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो आप लोग 5 वैलेंसी देख रहे हो, ये जो आप लोग 5 वैलेंसी देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर रियल में 5 बॉन्ड नहीं बना है, यहाँ पर रियल में 5 बॉन्ड नहीं बना है, रियल में 3 बॉन्ड है, ये रियल में 3 बॉन्ड है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अभी पार्शियल बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। और ये आप लोग जो देख रहे हो, ये क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये है बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों अभी पार्शियल बॉन्ड है। तो इस पूरे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद हम लोग को मिथाइल आयोडाइड बनेंगे और इथेनॉल आर फॉर्म्ड। इसके बाद हम लोग को क्या मिले, इसके बाद हम लोग को मिथाइल आयोडाइड मिले, इसके बाद हम लोग को मिथाइल आयोडाइड मिले, और इसके साथ हम लोग को इथेनॉल मिले। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलेंगे। हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या मिले, एक अल्काइल हैलाइड मिल गए और एक अल्कोहल मिले। तो ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड है और ये इथेनॉल है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग के पास एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप आए हैं और एक एल्कोहल ग्रुप आए हैं। तो इसके बाद क्या होंगे, तो इसके बाद थर्ड स्टेप होंगे, इसके बाद स्टेप नंबर 3 होंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होंगे, तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ, जो बच गया था वो फिर से प्यार मोहब्बत वाला मैच खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, तो HI के साथ खेलेगा। कैसे खेलता है देखिए, HI इज इन एक्सेस, HI तो यहाँ पर एक्सेस में है और टेम्परेचर भी हाई है। तो एल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड फ्रॉम HI एंड वाटर इज गेटिंग एलिमिनेटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज इथाइल आयोडाइड। देखिए हम लोग के पास ये क्या है, एल्कोहल बच रहा है, एल्कोहल बच रहा है और HI भी बच रहा है। HI हम लोग एक्सेस में लिए थे इसलिए HI बच रहा है,
और यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएंगे। रिएक्शन कैसे होंगे तो देखिए, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देगा। प्रोटोनेटेड जब हो जाएंगे तो इस तरह से हम लोग को एक ऑक्सोनियम आयन प्रोटोनेटेड हम लोग को ये अल्कोहल मिलेंगे और आयोडीन का यहाँ पर आयन रहेगा। आयोडीन का आयन रहेगा तो यहाँ पर फिर से बैक अटैक मारेगा, बैक अटैक मारेगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर आयोडीन का एडिशन हो जाएगा तो ये कैसे होगा, तो ये आप लोग देख रहे हो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएंगे, वाटर बाहर, और आयोडीन इससे मोहब्बत कर लिया और ये दोनों आपस में मिल गए। ये जो CH3CH2 है और आयोडीन ये आपस में मिल जाएंगे और वाटर को बाहर निकाल देगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, तो इसके बाद मिल जाएंगे इथाइल हाइलाइट, इथाइल आयोडाइड मिल जाएंगे और वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए जब भी रिएक्शन CO बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण से होगा तो इस तरह से होगा, वो 3 स्टेप्स में होंगे और तीनों स्टेप में क्या क्या होते हैं हम लोगों ने इसको भी देख लिया। ये जो रिएक्शन है वो जनरली 3 स्टेप्स में होते हैं और तीनों स्टेप को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। तो इन सब को आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिएक्शन विथ टर्शरी ईथर पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 डिग्री ईथर से प्राइमरी ईथर से रिएक्शन करवाया। अब हम लोग टर्शरी ईथर के बारे में देखेंगे। हेयर वी हैव टू नोट दैट HI present is not excess rather in a limited amount। यहाँ पर जो हम लोग के पास HI रहेंगे वो लिमिटेड अमाउंट में रहेंगे, यहाँ पर एक्सेस में नहीं रहेंगे। तो जब भी हम लोग टर्शियरी इथाइल लेंगे वो कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है। यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर लेंगे और यहाँ पर हम लोग HI को लेस अमाउंट में रखेंगे, एक्सेस में नहीं रहेंगे। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा, जो एल्कोहल का कंडीशन क्या होगा और एल्काइल हैलाइड का कंडीशन क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए जब टर्शियरी ईथर लेंगे, ये क्या है, ये टर्शियरी ईथर है। टर्शियरी ईथर लेंगे तो इसका जो रिएक्शन है हम लोग HI तो लेस अमाउंट में लिए हैं, यहाँ पर एक्सेस में नहीं लिए हैं। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस स्लो होगा। तो स्लो प्रोसेस कौन से होते हैं, तो स्लो प्रोसेस SN1 होते हैं। SN2 तो 1 स्टेप होते हैं और फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर स्लो होंगे और SN1 हो गए। तो इसमें क्या होगा सबसे पहले, तो देखिए ये स्लो प्रोसेस होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग होगा, ये ब्रेक करेंगे और इतने बाहर निकल जाएंगे। इतने बाहर निकल जाएंगे तो क्या होंगे, वो मिथाइल अल्कोहल बना देंगे, मिथेनॉल यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हो तो आप लोग यहाँ पर एक बात की नोटिस कर सकते हो कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ये क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है। स्टेबल कार्बोकैटायन है तो इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। जब स्टेबल इंटरमीडिएट हो ही गया है तो आयोडीन बच रहा है, आयोडीन का आयन बच रहा है। आयोडीन का आयन इस बात का फायदा उठा लेगा, फायदा उठा लेगा तो क्या करेगा, तो आयोडीन यहाँ जाएगा और यहाँ पर इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन का एडिशन हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गए, तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड यहाँ पर फिर से मिल गए हैं। तो देखिए इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी देन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म। इस बात की आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी ईथर में एक अल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप रहेगा तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, वहां पर SN1 मैकेनिज्म होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर ड्राइव करेंगे उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और आप लोग को क्या डिफिकल्टी हुई है इसको भी बताएंगे। अब हम लोग
रिएक्शन ऑफ अराइल ईथर विथ HBr पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ अराइल ईथर। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले अल्काइल ईथर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अराइल ईथर के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ अराइल ईथर। तो देखिए, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द रिएक्शन टू ओकर। जब भी हम लोग रिएक्शन HBr से करवाएंगे तो इसके जनरली 3 पॉसिबिलिटी होते हैं। कौन कौन से पॉसिबिलिटी होते हैं? तो देखिए, पॉसिबिलिटी 1 जो होंगे वो क्या होंगे? एल्कोहल बनेंगे और अल्काइल हैलाइड बनेंगे जो मिथाइल ब्रोमाइड होंगे। पॉसिबिलिटी 2 क्या होंगे? पॉसिबिलिटी 2 होंगे जो इथाइल ब्रोमाइड होंगे और एल्कोहल बनेंगे। पॉसिबिलिटी 3 क्या होंगे? दोनों में से कोई भी बन सकते हैं, दोनों पॉसिबल हैं। तो ये कैसे होते हैं? देखिए, ये क्या है? ये है अराइल ईथर। ये क्या है? ये अराइल ईथर है और HBr। इनसे हम जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को ये 2 तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं और दोनों भी मिल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में क्या होंगे? ये हम लोग को फेनोल बन सकते हैं और CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड भी हम लोग को मिल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर भी Br का एडिशन हो सकता है और हम लोग को इस तरह से इथेनॉल बन सकते हैं। तो देखिए, हम लोग प्रोडक्ट मिल सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटी हो, दोनों का मिक्सचर मिल जाए। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि इनमें 3 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में होंगे इस तरह से CH3 CH6 C6H5OH और CH3Br, इस तरह से हम लोग को मिल सकते हैं। और पॉसिबिलिटी 2 क्या होंगे? तो C6H5Br हम लोग को मिलेंगे और CH3OH हम लोग को इस तरह से मिलेंगे। और पॉसिबिलिटी 3 क्या है? कि दोनों मिल सकते हैं। तो नोट कर लेंगे। देखिए, जब अराइल ईथर का रिएक्शन HBr से होता है तो क्या होता है? देखिए, ये है अराइल ईथर और इसका जब भी HBr से रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। ऑक्सीजन और ये जो यहाँ पर आप लोग कार्बन देख रहे हो, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडेशन वाले कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो इसलिए जनरली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। होंगे तो क्या होंगे? या तो यहाँ से ब्रेक होंगे या यहाँ से ब्रेक होंगे, इस तरह से हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं जरा इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए, एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। यहाँ पर क्या हो गया? कंजुगेशन हो गए, लोन पेयर सिग्मा पाई का यहाँ पर कंजुगेशन हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इस कारण से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो इस तरह के जो रिएक्शन है इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन 1, OCH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर जो OCH3 है क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? एक लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन विद द लोन पेयर टेक्स पार्ट इन द रेजोनेंस, और ऑक्सीजन के पास जो भी लोन पेयर है वो अपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देता है। इट इज ए मॉडरेटली एक्टिव ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये जो है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी माना जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। स्ट्रॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के जो भी यहाँ पर बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाते हैं।
ऐसा क्यों होते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो भी लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पर रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं और इस कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। देयर एग्जिस्ट ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड रिंग, कार्बन इन द ऑक्सीजन, कार्बन और रिंग इन द ऑक्सीजन दोनों के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाते हैं। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। सो ब्रेकिंग दिस बॉन्ड इज लेस प्रोबेबल, इस कारण से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। सो देयर विल बी क्लीवेज ऑफ ओसी बॉन्ड और ओसी बॉन्ड इन OCH3, तो इसी कारण से यह बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स फेनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड, और इसके कारण से यहाँ पर फेनॉल बनेगा और मिथाइल ब्रोमाइड बनेंगे। हेंस पॉसिबिलिटी ए इज द करेक्ट पाथ, और इस कारण से ए का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। इसको हम लोग फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक क्या है? अराइल ईथर है, ये अराइल ईथर है। और अराइल ईथर में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन हो गया, जिस कारण से इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो जब भी HBr यहाँ पर रिएक्ट करना चाहेगा, HBr यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और हम लोग को इस तरह से फेनॉल मिल जाएंगे, और Br का एडिशन हो जाएगा यहाँ CH3 के पास, और CH3 Br, इस तरह से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इनके जो भी आप लोग आंसर ड्राइव करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आप लोग इसके सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और एक अनदर क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इसके सोल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, और इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है। देखिए इसका ये सॉल्यूशन है, आप लोग इसके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी है प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग सेकंड मेथड को पढ़ेंगे। सेकंड मेथड क्या थे? सेकंड मेथड थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, किंतु यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो हम लोग ईथर का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो इसमें क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोक्सी बेंजीन। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? बेंजीन का जो एल्कोक्सी बेंजीन जो होते हैं, तो एल्कोक्सी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? तो देखिए, द OR ग्रुप इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो भी ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो हाईली एक्टिवेटिंग नहीं है, वो एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो क्या है? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। जो भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेंगे तो क्या करेंगे?
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो ये भी वैसे ही करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास जो भी लोन पेयर है उसका शिफ्टिंग हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और लोन पेयर का शिफ्टिंग यहाँ हो गया, और इस तरह से इतना पार्ट ये रेजोनेंस में इंक्लूड हो गए। फिर क्या हुआ, ये जो लोन पेयर यहाँ के है इसका भी शिफ्टिंग हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गए और लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर इनका शिफ्टिंग हुआ और लोन पेयर यहाँ पर आ गए तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आप लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरे एल्कोक्सी बेंजीन में यहाँ पर रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर पूरे रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। इसके बाद हम लोग ईथर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम मतलब ईथर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे फर्स्ट में हेलोजिनेशन, सेकंड में क्या देखेंगे नाइट्रेशन, थर्ड में क्या देखेंगे सल्फोनेशन, और फोर्थ में क्या देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ाई करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इनमें भी जो फर्स्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अल्काइलेशन, और जो सेकंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे वो असाइलेशन। तो हम लोग इतने पार्ट्स में इनको ईथर्स के केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम लोग एक एक कर सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके आगे। सबसे पहले हम लोग हेलोजन को देखेंगे, हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम लोग ईथर्स का हेलोजिनेशन करवाएंगे। ईथर्स का हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हम लोग के पास ईथर्स है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। तो ईथर्स को हम लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे Br2 से इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए क्या होंगे, तो यहाँ पर हम लोग को ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्या होंगे पैरा ब्रोमो एनिसोल हो जाएंगे और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल हो जाएंगे। इससे हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और एक पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो इसमें जो होंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर ए, ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ द मिथॉक्सी ग्रुप द रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। यहाँ पर जो हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप देख रहे हैं ये क्या है, एक मिथॉक्सी ग्रुप है। तो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट होल्डर होते हैं, प्लस आर इफेक्ट डालते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है ये हाईली एक्टिवेटिंग हो जाएंगे। ये जो बेंजीन रिंग है ये हाईली एक्टिवेटिंग हो जाएंगे। हेंस द रिएक्शन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड। और इस कारण से ये जो रिएक्शन है वो एसिटिक एसिड से भी हो जाएंगे। एसिटिक एसिड भी अगर प्रेजेंट रहेंगे तो ये एसिटिक एसिड के प्रेजेंसी में भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगे। इसमें पॉइंट बी हम लोग क्या देखेंगे, पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस्ड विल बी द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक रेजोनेंस एंड मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, तो इनमें मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे और माइनर प्रोडक्ट क्या होंगे। तो देखिए जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो पैरा ब्रोमो एनिसोल होंगे। वो क्या होंगे, वो पैरा ब्रोमो एनिसोल। ऐसा क्यों होंगे, तो इनके पास जो देखिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और ऑर्थो के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है। तो इस कारण से ये क्या होंगे, ये मेजोरिटी में हो जाएंगे, ये पैरा ब्रोमो एनिसोल ये मेजोरिटी में हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद नाइट्रेशन पढ़ेंगे। हम लोग ईथर को नाइट्रेशन कराएंगे। ईथर को नाइट्रेशन कराने पर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तो देखिए ये हम लोग एनिसोल लिए जो कि अराइल ईथर है। तो अराइल ईथर को हम लोग नाइट्रेशन किससे कराएंगे,
तो नाइट्रेशन कराने में हम लोग जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेंगे। यहाँ पर जो भी रिएजेंट रहेंगे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 रहेंगे और कंसंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 रहेंगे। तो इसके बाद क्या होंगे, तो 4 नाइट्रोएनिसोल होंगे और 2 नाइट्रोएनिसोल होंगे। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो 4 नाइट्रोएनिसोल है ये क्या है, ये पैरा डायरेक्टिंग है, और जो 2 नाइट्रोएनिसोल है ये क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन होंगे, तो यहाँ पर मेजोरिटी में पैरा वाले होंगे। पैरा वाले क्यों होंगे कि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम लगेंगे, और जो ऑर्थो में होंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेंगे, जिस कारण से हम लोग को जो 4 नाइट्रोएनिसोल होंगे ये हम लोग को मेजोरिटी में मिलेंगे, और जो 2 नाइट्रोएनिसोल होंगे वो हम लोग को माइनॉरिटी में मिलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, यह है नाइट्रेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सल्फोनेशन। हम लोग अब ईथर्स का सल्फोनेशन भी कराएंगे, और सल्फोनेशन से क्या होंगे इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग एनिसोल का रिएक्शन किससे कराएंगे, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन में क्या होंगे, तो 2 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। हम लोग क्या मिलेंगे, 2 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ क्या होंगे 4 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 2 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो यहाँ पर SO3H कहाँ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि SO3H जो है वो पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जो 4 मिथॉक्सी बेंजीन होंगे ये मेजोरिटी में होंगे, ये क्या होंगे, ये मेजोरिटी में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और जो 2 मिथॉक्सी बेंजीन है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये माइनॉरिटी में होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईथर्स का जब भी हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो हम लोग को किस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यही है सल्फोनेशन। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एनिसोल का रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3Cl से कराएंगे, और यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस Al3 के प्रेजेंस में कराएंगे और CH2 इन सबके प्रेजेंस में कराएंगे। तो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे तो क्या होगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग को मिलेंगे 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन। हम लोग को क्या मिलेंगे, 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन, और क्या मिलेंगे 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन है तो इसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ है, इसमें मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच हुआ है। जो 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेंगे, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम लगेंगे। जो ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेंगे तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर हो जाएगा, और ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा ये मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एनिसोल का रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, CH3COCl से हम लोग कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होगा वो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा और CH2 के प्रेजेंस में होगा। तो इससे हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इससे हम लोग को भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। वो कौन होंगे, 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो COCH3 ग्रुप है तो ये कहाँ पे इसका एडिशन हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पैरा पोजीशन पे एडिशन हुआ है। इसमें हम लोग 2 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन में क्या देख रहे हैं
COCH3 ग्रुप जो है वो कहाँ पे इसका एडिशन हुआ है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे इसका एडिशन हुआ है। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पे इसका एडिशन होगा तो ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि COCH3 ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच है, तो पैरा पोजीशन पे अटैच है। पैरा पोजीशन पे अटैच है तो इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कम होगा। जब ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ये प्रोडक्ट मेजर में होंगे, ये प्रोडक्ट मेजोरिटी होंगे, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एसआई लेसन, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को अब पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ईथर्स। अब हम लोग साइक्लिक ईथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो साइक्लिक ईथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, क्राउन ईथर्स आर पॉपुलर सॉल्वेंट्स इन ग्रीन केमिस्ट्री। लोग कभी सुने होंगे कि जो क्राउन ईथर्स है वो ग्रीन केमिस्ट्री में पॉपुलर होते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, तो देखिए जो ग्रीन केमिस्ट्री होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द design and optimization of process and products in order to lower or remove altogether the production and use of toxic substances। तो देखिए जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो ग्रीन केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, तो जो भी ग्रीन केमिस्ट्री है वो टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब भी हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करते हैं तो हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग इसका जो केमिस्ट्री के डील होता है उसका जो डिजाइन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, इसका एडिशन भी होता है, रिमूवल भी होता है। तो इन सब जहां भी हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में जो भी है तो क्राउन ईथर ये क्या है, ये क्राउन ईथर है। तो क्राउन ईथर ग्रीन केमिस्ट्री में एक बहुत ही पॉपुलर सब्सटेंस है। और क्या है, क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स विथ रिंग कंटेनिंग सेवरल ईथर ग्रुप्स। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो साइक्लिक ईथर है तो साइक्लिक ईथर ये क्या है, ये क्राउन ईथर है। तो क्राउन ईथर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ईथर्स हैं, बहुत सारे जो ईथर्स है वो क्या है, एक कंबाइंड रूप में है। क्राउन ईथर्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स विथ रिंग कंटेनिंग सेवरल ईथर ग्रुप। इसमें क्या है, बहुत सारे ईथर ग्रुप का रिंग है, बहुत सारे ईथर ग्रुप मिलकर एक रिंग बना देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ईथर। और ये कौन सा, साइक्लिक ईथर बोलते हैं। और ये कौन सा ईथर है, तो ये है क्राउन ईथर। जो साइक्लिक ईथर होते हैं वो क्राउन ईथर के एक पार्ट ही है। क्राउन ईथर के अंडर में ही एक साइक्लिक ईथर आते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है एक ग्रीन केमिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर सब्सटेंस है। और हम लोग साइक्लिक ईथर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो साइक्लिक ईथर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, साइक्लिक ईथर में हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक ईथर हम लोग जनरली दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। साइक्लिक ईथर को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। कौन कौन से होंगे, तो एक सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर होंगे, एक अनसिमेट्रिक साइक्लिक ईथर होंगे। कोई भी ईथर होंगे साइक्लिक ईथर तो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर देखेंगे। ये क्या है, एक सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर है। और ये क्या है, ये भी एक सिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर है। They have the same kind of arrangements of carbon atoms from either side of the oxygen। तो ये साइक्लिक ईथर क्यों है, तो देखिए इस ईथर में जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में, ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो भी कार्बन एटम है वो क्या है, वो सेम है, उनका अरेंजमेंट सेम है। ये जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो भी कार्बन है उनका अरेंजमेंट सेम है। तो इस कारण से क्या है, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ कार्बन का जो अरेंजमेंट है, दोनों तरफ जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो सेम है। तो इस कारण से ये भी क्या है, ये भी एक साइक्लिक ईथर है।
और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी ये है सिमेट्रिकल ईथर है। और हम लोग अनसिमेट्रिकल में क्या देखेंगे, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर में देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इनके दोनों साइड में जो भी कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ब्रांचिंग है और इधर कुछ नहीं, इधर सिंपल है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इस ईथर में ये जो ऑक्सीजन है, इसके एक साइड में कार्बन है जिसका भी एक ब्रांचिंग है, और इधर एक वन ही कार्बन एटम है, तो इसका भी कार्बन एटम का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। इस कारण से ये भी क्या हो गए, ये भी अनसिमेट्रिकल साइक्लिक की तरह है। और वही बात यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कार्बन का अरेंजमेंट है। ये भी क्या होगा, ये भी एक अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एक्सप्लॉइड्स। एक्सप्लॉइड्स जो होते हैं उनका रिएक्शन किस तरह से होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे an exploit is a cyclic ether which contains a atom ring and approximates an equilateral triangle। तो जो भी एक्सप्लॉइट्स होंगे, तो एक्सप्लॉइट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सप्लॉइट्स में हम लोग देखेंगे कि ये भी एक तरह का साइक्लिक ईथर है। क्या है, एक साइक्लिक ईथर है। ये भी क्या है, एक साइक्लिक ईथर है। तो इनमें क्या होंगे, which contains थ्री एटम रिंग दैट अप्रोक्सीमेट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होंगे, तो इसमें तीन एटम के रिंग होंगे। ये जो रिंग होगा ये तीन एटम का रिंग होगा। तो इस रिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन है और दो कार्बन है। इसमें भी जो रिंग है, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है और दो, और इसका एक सिमेट्रिक, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसे रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉइड, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग कैसे होंगे, तो रिंग ओपनिंग होंगे CO बॉन्ड क्लीवेज।